हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी हुआ करता था, अभी नया आयोग बन गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। इसमें आपको अपने नोट्स टेस्ट ये मिलते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। और कोई क्वेरी है तो जरूर पूछिएगा। 27 टेस्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 28 डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। लेट्स बिगिन। हाँ, एक चीज और है, 68% लोग वो लोग हैं, 68% जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। Who amongst the following was shocked by Chora Chor incident which took place in Gorakhpur and withdraw non-cooperation movement on 5th Feb 1922? चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और वो कौन सा इंसिडेंट था जिसके बाद में असहयोग आंदोलन को विड्रॉ कर लिया गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को? तो चौरा चौरी इंसिडेंट की वजह से ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था। अब ये क्वेश्चन में पूछा है कि किसने किया था ये विड्रॉ, तो ये किया था मोहनदास करमचंद गांधी ने। मोहनदास करमचंद गांधी ने लोगों को एनकरेज किया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। कई सारे आंदोलन किए, लेकिन जो बड़े बड़े आंदोलन है आप पढ़ेंगे देखेंगे तो ज्यादातर उनमें से विड्रॉ कर लिए गए हैं। रिसेंटली वेयर वाज द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 24 हेल्ड? अभी रिसेंटली ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 ये कहाँ पे हुआ है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट क्या है? देखिए, ये फिनटेक क्या है? फाइनेंशियल और साथ में टेक्नोलॉजी, तो इसीलिए है ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं फिनटेक। ये अभी 2024 का है। इसको प्राइम मिनिस्टर ने भी एड्रेस किया था और ये कंसिडर किया गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ फिनटेक स्टार्टअप्स। जो फिनटेक स्टार्टअप्स है उनकी सबसे बड़ी गैदरिंग ये कंसीडर की गई है, जिसमें इन्वेस्टर थे, एक्सपर्ट थे, बैंकर्स थे, रेगुलेटर्स थे अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया से। और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? देखिए, ये ऑर्गेनाइज किया गया था पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन? पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके साथ में और कौन थे ऑर्गेनाइजर? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, ये तीनों ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल। और ये कहां पे हुआ है? मुंबई में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना है हमें। Which state assembly recently introduced a new legislative practice by launching zero hour? जीरो आवर आपने सुना होगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में आपने सुना होगा एक फॉरेन सेक्रेटरी होता है, विदेश सचिव, ये विदेश मंत्रालय के अंडर में होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। थोड़े टाइम पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो केरला गवर्नमेंट है, केरला की जो सरकार है, उसने एक फॉरेन सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी की नियुक्ति की थी। उसके बाद काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि ये जो काम है फॉरेन सेक्रेटरी का, ये तो केंद्र सरकार का काम है, लेकिन केरल सरकार ने अपने राज्य में फॉरेन सेक्रेटरी की नियुक्ति की थी। उस पर चर्चा भी हुई थी। अभी नया आया है, ये जीरो आवर चालू किया है। तो कौन से राज्य की विधानसभा में जीरो आवर सिस्टम चालू किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने ये शुरू किया है जीरो आवर। जीरो आवर क्या होता है? 12:30 बजते हैं, 12:30, और इसके बाद में क्वेश्चन आवर शुरू होता है। जीरो आवर शुरू होता है 12:30 बजे से, क्वेश्चन आवर के बाद में।
और ये लगभग 30 मिनट का रहता है 0 आवर। तो ये ध्यान रखना आपको, 0 आवर बिगिंस एट 12:30 PM आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अराउंड 30 मिनट्स। 0 आवर में क्या होता है, कोई भी मेंबर अर्जेंट जो मैटर है पब्लिक इंपॉर्टेंस के वो रेज कर सकता है, और इसमें हर मेंबर को टाइम दिया जाता है बोलने के लिए कि इतने मिनट बोलोगे इतने मिनट बोलोगे, ये होता है 0 आवर। तो ये अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विधानसभा में वहां की सरकार ने शुरू किया। व्हाट इज द URL ऑफ ए वेबसाइट? किसी वेबसाइट का URL होता है, वो क्या होता है, वो क्या इंडिकेट करता है, क्या दिखाता है वो? देखिए URL क्या है, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्सेज लोकेटर, ये होता है URL। अब ये एक लोकेशन होती है वेबसाइट की इंटरनेट पे। किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पे लोकेट करने के लिए उसका URL ही यूज लिया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल क्या है यूट्यूब नाराज चल रहा है तो वो रीच डाउन कर रखा है उसने, पता नहीं क्यों कर रखा है, लेकिन इसको लाइक कीजिएगा ताकि वापिस उठे। रिसेंटली वेयर वाज द सेकंड फेज ऑफ एक्सरसाइज तरंग शक्ति 24 हेल्ड? अभी ये जो एक्सरसाइज है तरंग शक्ति 24, इसका सेकंड फेज कहां पे हुआ है? ये हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये एक्सरसाइज तरंग शक्ति है इसमें कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। एक्सरसाइज जो तरंग शक्ति है ये अभी रिसेंटली हुआ है एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर राजस्थान में, और इसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन था। ये कौन कौन से कंट्री थे ये ध्यान रखना आपको इम्पोर्टेंट है। हमसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन से देश शामिल थे और ये कहां हुआ था 2024 का। इसमें ऑस्ट्रेलिया, US, इनके अलावा देखेंगे आप ग्रीस, श्रीलंका, UAE, जापान एंड सिंगापुर। तो ये कंट्रीज के नाम ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज तरंग शक्ति ये 2024 जोधपुर राजस्थान में हुआ है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ग्रीस, श्रीलंका, UAE, जापान एंड सिंगापुर ने पार्टिसिपेट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया? इनमें से कौन सा देश सबसे छोटा बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करता है? सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर तो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। लेकिन सबसे छोटा किसके साथ है? तो सबसे छोटा जो बॉर्डर शेयर करते हैं हम वो शेयर करते हैं भूटान के साथ। देखिए भूटान के साथ कौन से हमारे स्टेट्स लगते हैं? पश्चिम बंगाल, इसके अलावा आप देखेंगे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और इसके बाद में असम। तो ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। तो ये जरूर ध्यान रखना है आपको। अब भूटान के साथ कितना बॉर्डर लगता है इंडिया का? तो देखिए एक बार मैं आपको मैप में और दिखा देता हूं ताकि आप खुद भी मैप की प्रैक्टिस रहे आपको। ये है भूटान। भूटान के साथ देखिए सिक्किम लगता है हमारा। इसके अलावा फिर देखिए ये वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक जिसको बोला जाता है। तो ये वेस्ट बंगाल है, ये ऊपर का दार्जिलिंग वगैरह। तो ये इसका भी, ये भी भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इधर आसाम एंड दिस वन अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ जो बॉर्डर लगता है हमारा 699 किलोमीटर का लगता है। म्यांमार के साथ कितना लगता है? म्यांमार के साथ हमारा 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर म्यांमार के साथ लगता है। नेपाल के साथ कितना लगता है? 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ लगता है। पाकिस्तान के साथ कितना लगता है?
पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है ये लगता है 3323 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है। और सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर लगता है वो लगता है अभी जहां प्रॉब्लम चल रहा है, ये पपेट इंटरिम गवर्नमेंट बैठी है, इसका टाइम अब शुरू हो जाएगा खैर थोड़े टाइम में। तो बांग्लादेश के साथ लगता है हमारा 4096.7 किलोमीटर। विच ऑफ दीज इज ए नॉन प्रॉफिट डोमेन, इनमें से कौन सा जो डोमेन है नॉन प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल नहीं है। देखिए .org जो डोमेन होता है वो यूज लिया जाता है नॉन प्रॉफिट के लिए। जो भी आप .org देखते हैं इसका मतलब है कि वो नॉन प्रॉफिट है, जैसे कोई एनजीओ हो गया या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो जो नॉन प्रॉफिटेबल है वो .org यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देश में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से राज्य की है? तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है ये बिहार की है। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश की आती है 829 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद में आता है केरला का 860 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। इस तरीके से है केरला, फिर उत्तर प्रदेश। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? पोर्ट ब्लेयर। अभी अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल क्या थी? पोर्ट ब्लेयर। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और ये रीनेम कर दिया गया है पोर्ट ब्लेयर का नाम, और अब हो गया श्री विजयपुरम। यहाँ कुछ आइलैंड के नाम भी चेंज किए हैं, वो भी आपके टेस्ट में कुछ तो करवाए हैं, आगे कुछ करवाए जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। अब ये नया नाम क्या हो गया है? श्री विजयपुरम। ये कैपिटल है अंडमान निकोबार आइलैंड की, श्री विजयपुरम। देखिए अभी तक जो जितने भी टेस्ट हुए हैं उनका कंपाइल्ड पीडीएफ है वो अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी जितने भी टेस्ट हुए हैं उनका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा आप। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सारे क्वेश्चन एज पर सिलेबस और एग्जाम का जो लेवल है, पहले कई सालों से इसकी तैयारी करवा रहे हैं, उसी के बेस पे करवाए जा रहे हैं। अगर आप सिंपल सा टेस्ट सीरीज भी फॉलो करते हैं, टेस्ट सीरीज, उसके अलावा कोई बुक पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। द रेट एट विच बैंक्स पार्ट शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विथ RBI इज कॉल्ड। देखिए जिस रेट पे जो बैंक है, बैंक्स ये RBI में जो अपना एक्सेस लिक्विडिटी है वो डिपॉजिट करते हैं, उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो जो रेट होती है वो रेट क्या कहलाती है? देखिए कई बार क्या होता है कि जो बैंक है ये इनका जो एक्सेस फंड है वो सेंट्रल बैंक में यानी कि RBI में जमा करवाते हैं, जो भी कंट्री में कमर्शियल बैंक है वो। अब इससे क्या होता है कि एक तो इनको इंटरेस्ट मिल जाता है, जो इनका पार्क सरप्लस पार्क होता है उस पर इंटरेस्ट मिल जाता है, RBI देता है। दूसरा इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है और लिक्विडिटी, जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी है वो इंक्रीज होती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो RBI रेपो रेट सेट करता है, रेपो रेट जो सेट करता है RBI, इट इज ऑलवेज हायर देन द रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट इज ऑलवेज हायर देन द रिवर्स रेपो रेट, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेपो रेट। इसका रिवर्स रेपो रेट आंसर होगा, क्योंकि बैंक RBI में पैसे जमा करवाते हैं, यह है रिवर्स रेपो रेट। जिसपे RBI देता है वो रेपो रेट है, जिसपे ये बैंक जमा करवाते हैं ये रिवर्स रेपो रेट होता है। व्हाट इज द इनिशियल नेटवर्क कम्युनिकेशन कॉल्ड?
शुरू में जो इनिशियली जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था इम्प्लीमेंट किया गया था, या यूं कहें फर्स्ट वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा था जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था टीसीपी या आईपी कंट्रोल शूट के लिए, वो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था। कौन सा था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी आफ्टर विच मूवमेंट? पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, और एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे। तो स्वराज पार्टी है, इसको 1923 इसकी स्थापना की गई थी। मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास थे, सीआर दास, इन्होंने। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था 1919 से, और 1922 तक जो हमने ऊपर पढ़ा, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था उसको चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। तो इससे क्या है, बहुत सारे लोग नाराज थे गांधी जी से कि आप कोई मूवमेंट शुरू करते हो और फिर उसके बाद में अपनी मर्जी से उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो काफी लोग नाराज थे, इंक्लूडिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके लीडर थे मोतीलाल नेहरू जी। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन्होंने फिर मिलके और स्वराज पार्टी बनाई, और मोतीलाल नेहरू थे ये स्वराज पार्टी के सचिव थे। इसमें जो सेक्रेटरी है स्वराज पार्टी के, मोतीलाल नेहरू थे, और अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ये इसका क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद में ये पार्टी बनाई गई थी। Who introduced the doctrine of lapse to expand British territories in India? Doctrine of lapse को कहा जाता है राज्य हड़पने की नीति, और ये फॉर्मूला लाए थे लॉर्ड डलहौजी। इसके बारे में जो हिस्ट्री के वीडियोज है पूरा डिटेल से बताया गया है, कौन कौन से राज्य एनेक्स किए गए थे, कब किए थे, क्यों किए थे। सभी में यही पॉलिसी फॉलो बताई है इन्होंने। लॉर्ड डलहौजी रहे थे 48 से 56 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रिप्शन ऑफ डेटा? डेटा इंक्रिप्शन के लिए कौन सी लेयर रेस्पॉन्सिबल है? ये प्रेजेंटेशन लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रिप्शन ऑफ डेटा। देखिए, इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मैंने बताया 68% लोग वो देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर ऑफ पार्डनिंग अंडर विच आर्टिकल? राष्ट्रपति के पास जो क्षमा याचना, दया याचना कहें कि माफ करने का जो है पावर, वो कौन सा आर्टिकल देता है संविधान का? आर्टिकल 72 of the Indian Constitution gives the President the power of pardoning. आर्टिकल 73 क्या है? The extent of executive power of the Union. जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन उसका विस्तार करना आर्टिकल 73 है। आर्टिकल 74 क्या है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, विच shall aid the president in the exercise of the function. जैसे विधानसभा में जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, वो राज्यपाल की एड करते हैं, वैसे ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट का एड करते हैं। आर्टिकल 76 क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, एडवोकेट जनरल होता है, वैसे ही केंद्र का जो होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और ये हमारे सिलेबस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट? तो जो सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंट है वो है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट।
Utility based agent is termed as the most powerful agent because it meets all the user needs as well as take cares whether the user is satisfied or not. ये यूटिलिटी बेस पे ये जो भी जरूरत है यूजर की वो पूरी करता है, चाहे यूजर उससे सेटिस्फाई हो या नहीं हो, लेकिन उसकी जो यूटिलिटी है उस पे काम करता है, इसीलिए इसको सबसे पावरफुल कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से स्प्रेड कर रही है, सीखिएगा कभी टाइम मिले तो। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? जो सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनका टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है? तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल, या जो चुनाव आयुक्त है इनका जो कार्यकाल होता है, इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन दोनों के लिए सेम ही कार्यकाल होता है, या तो वो 65 साल की उम्र हो गई हो या फिर 6 साल का उनका काम हो गया हो। 6 ईयर या तो 6 साल की सर्विस दे दी हो उन्होंने एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या फिर उनकी एज 65 साल हो गई हो, जो भी पहले हो जाए उसी दिन रिटायरमेंट ले लेते हैं। और इनको जो सैलरी पर्क स्टेटस जो होता है इनका, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।